हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 55 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड इस टाइम जो मैं एमसीक्यू कराने जा रही हूं वो है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रही थी कि आप लोगों की एक कॉमन क्वेरी है जो आजकल मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। पहले मैं उसका आंसर कर दूं, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आजकल मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या ये जो एमसीक्यू सीरीज मैं करा रही हूँ या जितने भी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, क्या वो क्लास 11th के हैं या क्लास 12th के हैं, बीबीए के हैं, एमबीए के हैं या बीकॉम के, एमकॉम के या सीएमए के लिए या बीएफएम के लिए, क्या ये वीडियो यूजफुल है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि हम एमबीए कर रहे हैं, क्या ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारे लिए यूजफुल है, या हम यूजीसी नेट की या पीजीटी कॉमर्स की या ईपीएफओ की या असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या ये वीडियो हमारे हमारे लिए यूजफुल है। तो इस टाइप की क्वेरी मेरे पास आजकल बहुत आ रही है। तो मैं सारे ही बच्चों को बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तो नहीं चेंज होता। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहे आप बीबीए में पढ़िए, चाहे बीकॉम में पढ़िए, चाहे एमकॉम में पढ़िए, चाहे एमबीए में पढ़िए, चाहे सीएमए में पढ़िए, द कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा ना। ब्रेक इवन एनालिसिस चेंज तो हो नहीं जाएगा, या जो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं वो तो चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ, डेप्थ थोड़ी बढ़ जाती है। अगर हम मास्टर्स में उसी सब्जेक्ट को हम मास्टर्स में पढ़ते हैं, जैसे एमकॉम में या एमबीए में या सीएमए के स्टूडेंट जब पढ़ते हैं, तो थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाती है। मतलब उसी टॉपिक को और डिटेल में हमें पढ़ना है और टफ न्यूमेरिकल लगाने हैं। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो तो सभी के लिए सेम रहेगा। इसीलिए मैं अपने चैनल पे कोर्स वाइज वीडियो नहीं अपलोड करती कि दिस इज फॉर बीकॉम फर्स्ट या दिस इज फॉर बीकॉम सेकेंड। ऐसे कोर्स वाइज नहीं डालती हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज डालती हूँ। जैसे मैंने स्टैटिस्टिक का पूरा कवर किया, तो स्टार्ट चाहे आप बीसीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए के हों, चाहे बीकॉम के हों, या एमबीए में भी स्टार्ट्स आता है एमबीए के हों, ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। कोरिलेशन एनालिसिस ऐसा तो नहीं होगा कि एमबीए के लिए कोरिलेशन एनालिसिस अलग है और बीकॉम के लिए अलग है, ऐसा तो नहीं होगा। और जो मैं बुक फॉलो करती हूँ दैट इज द स्टैंडर्ड बुक्स। जैसे मैंने जो स्टार्ट्स है वो एसपी गुप्ता से पढ़ा है। एसपी गुप्ता एक बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत अच्छे ऑथर की बुक है। ठीक है, तो मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि ये इसलिए मेरे चैनल पे ना कोर्स वाइज, मतलब क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी तो अलग है। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग होता है। ठीक है, करिकुलम वो अपने अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। और मेरे स्टूडेंट तो ऑल ओवर इंडिया हैं, बाहर भी हैं, इंडिया के बाहर भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल के थ्रू पढ़ते हैं। तो इसलिए किसी यूनिवर्सिटी वाइज, किसी कोर्स वाइज वीडियो बनाना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज बनाती हूँ। तो आपको जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सिंपली आप मेरे चैनल पे जाके वो सब्जेक्ट सर्च करिए, वो टॉपिक सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और कोई फिर भी कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। ठीक है, बट कोई डाउट मत रखिए कि ये बीबीए के लिए है कि एमबीए के लिए है, बीकॉम के लिए है कि बीएफएम के लिए है कि सीएमए के लिए, ये आप सबके लिए। इसीलिए मैं जो स्टैंडर्ड रखती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा डिटेल्ड ही रखूं। ज्यादा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल में ही पढ़ाती हूँ। ठीक ठीक, तो इस टाइप के कोई डाउट मत रखिए कि किस कोर्स के लिए है, ये सभी कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। राइट। और एक बात और है कि मेरे चैनल पे जितने भी अपलोडेड वीडियोस हैं, अगर आपको उनके नोट्स चाहिए इन पीडीएफ फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम आईडी। आप मुझे मेरी टेलीग्राम आईडी पे पिंग कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो हेनरी फ्यूल थे, ठीक है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। फिर उसमें एक प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क का, याद है डिवीजन ऑफ वर्क का। तो क्वेश्चन है कि जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल था, दिस इज नेसेसरी, वो जरूरी क्यों है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, टू गिव ऑर्डर्स टू सबऑर्डिनेट, टू रिसीव ऑर्डर फ्रॉम सुपीरियर, टू आस्क फॉर ओबीडियंस। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
और आपसे पूछा जा रहा है कि जो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल उन्होंने दिया था ये क्यों जरूरी है। तो मैं बता देती हूँ, ये जो डिवीजन ऑफ वर्क का फ्यूल ने ये जो डिवीजन ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल दिया था, इसका मतलब है कि जो वर्क है शुड बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो भी वर्क है वो वर्कर्स के बीच में डिवाइड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। और अगर आप वर्क को स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे, ओनली देन द ऑर्गेनाइजेशन कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर। तभी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स का जो स्पेशलाइजेशन है उसका फायदा उठा पाएगी, अगर डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है तो। ठीक है, एचआर के पर्सन को एचआर का काम दीजिए, अकाउंट्स के पर्सन को अकाउंट्स का काम दीजिए, ठीक है, मार्केटिंग के पर्सन को मार्केटिंग का काम देंगे, जिसमें जिसका स्पेशलाइजेशन है। अगर उसके स्पेशलाइजेशन के काम के मतलब स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर उन्हें काम डिवाइड करेंगे, तभी उसका जो प्रॉपर बेनिफिट है, स्पेशलाइजेशन का जो बेनिफिट है, ऑर्गेनाइजेशन उठा पाएगी। ठीक है, तो दिस इसलिए डिवीजन ऑफ वर्क इज नेसेसरी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको आंसर मिल गया है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनटेंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसे इनटेंजिबल प्रीमाइसेस ऑफ प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है? ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपको टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, आप आंसर खुद बता देंगे मुझे। ठीक, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, टेंजिबल प्रीमाइसेस एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस, ये होती क्या है? तो टेंजिबल प्रीमाइसेस क्या होती है? टेंजिबल प्रीमाइसेस मतलब टेंजिबल प्रीमाइसेस आर दोस विच कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटी, या कह लीजिए विच आर क्वांटिफिएबल। टेंजिबल प्रोमाइसेस वो होती है विच कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म, जिसको हम क्वांटिटी के टर्म में जो क्वांटिफिएबल हो वो क्या होती है? टेंजिबल प्रोमाइसेस। इनटेंजिबल प्रोमाइसेस मींस जो जस्ट एज्यूम्ड हो, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिन्हें हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या होता है? इनटेंजिबल। ठीक, तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल है ना, पब्लिक रिलेशन को क्या नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नहीं। तो पब्लिक रिलेशन इनटेंजिबल, एम्प्लॉय मोरल इनटेंजिबल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इनटेंजिबल, लेकिन जो लेबर आर है दिस इज टेंजिबल, इसको हम नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें से अब आप बता सकते हैं कि कौन सा इंटेंजिबल का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन सी, जो लेबर आर है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंटेंजिबल प्रीमाइसेस। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा है जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? ऑप्शन है ग्रुपिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडिंग। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है। तो हमने पढ़ा है फॉर्म में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट फंक्शन बताए हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, मोस्ट वाइडली पॉपुलर जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, दिस इज गिवन बाय क्नूट्स। ये साइंटिस्ट का नाम है KOONTZ। ठीक है, क्नूट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने दिया था जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो सबसे ज्यादा पॉपुलरली यूज होता है। इन्होंने दिया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये इन्होंने दिया था। इवन एक MCQ एक क्वेश्चन मतलब आया था एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के, ये किस साइंटिस्ट ने दिए थे? तो ये दिए थे क्नूट्स ने। ठीक है, क्नूट्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट के कुछ और भी फंक्शन है, जैसे लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग। ठीक है, ये सब भी है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पर किसी ने भी ग्रुपिंग की बात तो किसी ने भी नहीं कही। प्लानिंग कहा गया है, स्टाफिंग कहा गया है, लीडिंग कहा गया है, डायरेक्टिंग कहा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कहा गया है, लेकिन ग्रुपिंग की बात तो किसी ने नहीं की। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि ग्रुपिंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ग्रुपिंग फंक्शन नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स, कंट्रोलिंग में क्या होता है? डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग द एक्टिविटी फॉर द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट,
डायरेक्टिंग द पीपल टुवर्ड अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पूछा गया है कि कंट्रोलिंग में क्या होता है। तो कंट्रोलिंग हम जानते हैं दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, ये पढ़ा था ना कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली, जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, प्लानिंग तो बहुत बढ़िया कर ली, लेकिन कंट्रोलिंग अगर नहीं की ना तो सब बेकार है। और कंट्रोलिंग में 3 चीजें होती हैं। कंट्रोलिंग में 3 चीजें होती हैं। पहला क्या होता है? सेटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरा क्या होता है? कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। और तीसरा क्या होता है? अगर निगेटिव डेविएशन हो तो करेक्टिव एक्शन लेना। ये 3 स्टेप होते हैं। तो कंट्रोलिंग में ये 3 चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व, कंट्रोलिंग में क्या ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता है? नहीं। कंट्रोलिंग में आइडेंटिफाई किया जाता है एक्टिविटी फॉर क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट? नहीं। डायरेक्ट किया जाता है पीपल को? नहीं। सेट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस? हाँ। पहला ही स्टेप होता है कंट्रोलिंग में कि स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, दूसरा स्टेप कंपेयर किया जाता है, तीसरा स्टेप करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। तो ये होता है कंट्रोलिंग में। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following is not a technique of control? इसमें से कौन सा है जो टेक्निक ऑफ कंट्रोल नहीं है? ऑप्शन है मैनेजमेंट ऑडिट, MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। आपसे पूछा गया है कौन सा इसमें टेक्निक ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोलिंग की टेक्निक कौन सी नहीं है। तो ये बेसिकली टेक्निक ऑफ कंट्रोल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप पढ़ चुके होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर 2 एस्पेक्ट्स वेयर कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 एस्पेक्ट होते हैं जहां पे कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड होती है। पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, दूसरा क्या है? ऑपरेटिंग कंट्रोल। पहला है फाइनेंशियल कंट्रोल, दूसरा ऑपरेटिंग कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है? फाइनेंशियल कंट्रोल की जो अगर टेक्निक की बात करें तो फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक कौन सी है? जैसे बजटरी कंट्रोल हुआ, कंट्रोल थ्रू कॉस्टिंग हुआ, ब्रेक इवन एनालिसिस हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक है। इंटरनल ऑडिट ये सब फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक है। ठीक है, तो जो कंट्रोल होता है वो 2 एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, एक होता है फाइनेंशियल कंट्रोल और एक होता है ऑपरेटिंग कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल की टेक्निक ये सब है। अगर ऑपरेटिंग कंट्रोल की बात करें तो ऑपरेटिंग कंट्रोल की टेक्निक में पहला आता है क्वालिटी कंट्रोल, ये पहली टेक्निक है। दूसरी जो टेक्निक हो सकती है वो होती है क्वालिटी सर्किल और ABC एनालिसिस, ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, कंट्रोल की। फिर एक और टेक्निक है EOQ, ठीक है, एक है MIS, एक है PERT CPM, एक है टाइम इवेंट नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं कंट्रोल की। ठीक है, और ये सब क्या है? ऑपरेटिंग कंट्रोल। तो मैंने आपको काफी सारी टेक्निक बता दी कंट्रोल की। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो टेक्निक नहीं है। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, MIS टेक्निक ऑफ कंट्रोल, ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी टेक्निक है कंट्रोल की, लेकिन MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिस इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, ये कोई कंट्रोल की टेक्निक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज, स्टाफिंग प्रोसेस में जो आखिरी स्टेप होता है वो क्या होता है? वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन है, रिक्रूटमेंट है कि सिलेक्शन है, क्या है? दिस इज द क्वेश्चन कि स्टाफिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें आखिरी स्टेप क्या होता है। तो सबसे पहले मैं स्टाफिंग आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो स्टाफिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पढ़ा था अभी। ठीक है, पढ़ा था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। स्टाफिंग में क्या किया जाता है? एक्वायर किया जाता है, डेवलप किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, अप्रेज किया जाता है, रिमनरेट किया जाता है एंड रिटेन किया जाता है पीपल को।
ताकि राइट पीपल आर अवेलेबल एट राइट पोजीशन एट राइट टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही पर्सन सही पोजीशन पे सही समय पे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो, ठीक है, इसके लिए किया जाता है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग में सारी चीजें आती हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उसे एक्वायर करना, डेवलप करना, एम्प्लॉय करना, अप्रेज करना, रिमनरेट करना, ये सब स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है, तो स्टाफिंग में आता है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये भी स्टाफिंग है। फिर इंडक्शन होता है, फिर प्लेसमेंट होता है, उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर स्टाफिंग के प्रोसेस की बात करें तो पहले होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पहले हुआ, उसके बाद एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया तो उसका किया इंडक्शन और उसको प्लेस किया, उसके बाद दिया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसके बाद होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो यहाँ पे जितने स्टेप आपको दिए गए हैं ऑप्शंस में, अगर इनमें से लास्ट स्टेप की बात करें तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द लास्ट स्टेप। बट इसके बाद भी एक स्टेप होता है, ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ना, इसके बाद भी एक स्टेप होता है, दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। बट यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो लास्ट में होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जो लीडरशिप है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन। लीडरशिप में क्या होता है, लीडरशिप में जो लीडर होता है वो इन्फ्लुएंस, ही इज ट्राइंग टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन, किस पे, कस्टमर पे, या कॉम्पिटिटर पे, या सप्लायर पे, या ग्रुप मेंबर पे। तो लीडरशिप की आपको डेफिनेशन बता चुकी हूं कि लीडरशिप एक प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड सपोर्टिंग अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, सपोर्ट करना, ताकि वो इंथुजियास्टिकली, विलिंगली काम कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, और लीडरशिप में क्या होता है, जो लीडर होता है ही ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ, लीडर किसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो भी ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, ताकि जो भी हमारा कॉमन गोल है उन्हें अचीव कर सके। तो न यहाँ पे कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है, न कॉम्पिटिटर को, न सप्लायर को, बल्कि जो लीडरशिप में जो लीडर होता है ही ट्राई टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर, जो भी ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेप वाइन इज, ग्रेप वाइन क्या होता है। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे आपको ग्रेप वाइन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मेरा गला है थोड़ा सा खराब, मैं ज्यादा बोल रही हूँ तो मुझे खांसी आ रही है, और इवन इस दौरान मेरा गला खराब है, पर फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसीलिए, और मुझे बीच में खांसी आ जा रही है, इसलिए आजकल मुझे वीडियो में एडिटिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि जब जब मुझे खांसी आ रही है मुझे वो सारे पोर्शन कट करने पड़ रहे हैं। तो अब मैं, आप करिएगा वीडियो को पॉज, ठीक है, और चारों ऑप्शन पढ़िएगा, ये काम दे रही हूँ आपको, चारों ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि ग्रेप वाइन होता क्या है। तो ग्रेप वाइन इज अ कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन जो है कम्युनिकेशन है, एक इनफॉर्मल, अनऑफिशियल, कैजुअल कम्युनिकेशन है। ग्रेप वाइन क्या है, एक अनऑफिशियल, कैजुअल कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एक इनफॉर्मल सोर्स है जो आपको बातें पता चले ना, कुछ र्यूमर्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, जहां पे एक फॉर्मल चैनल न फॉलो किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेप वाइन, इसको ग्रेप वाइन कहते हैं। जो र्यूमर्स वगैरह होती हैं, जो इनफॉर्मल सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है, कैजुअल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उन सबको कहते हैं ग्रेप वाइन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो अब आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला तो लिखा है कि वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन, तो ग्रेप वाइन में तो वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन होती नहीं है। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन विच टेक प्लेस, तो सोशल इंटरेक्शन भी नहीं है। दूसरा क्या है, टेलीग्राफ वायर स्ट्रंग हो, ये तो है ही नहीं। तो ग्रेप पॉइंट क्या है, ऑप्शन बी, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसको ग्रेप पॉइंट कहते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली ड्यूटी है। दिस वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये किसने कहा था, एल्टन मायो ने कहा था, पीटर ड्रकर ने कहा था, चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था, कि एमी हर्टली ने कहा था। इन चारों में से ये बात किसने कही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बात बता दूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपके नॉर्मल जो मास्टर्स या ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये पर्टिकुलर डिफिनीशन किसने दी थी। चाहे आप इकोनॉमिक्स की बात करें, चाहे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, इन सब्जेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे कि पर्टिकुलर डिफिनीशन किसने दी थी। तो ये जो डिफिनीशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी टू विच पर्सन इज बाउंड। रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ड्यूटी है जिसके लिए पर्सन बाउंड है। तो ये डिफिनीशन दी थी M.E. हर्टली ने। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। M.E. हर्टली ने ये डिफिनीशन दी थी, राइट। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये आज के लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए। आपके कमेंट का, आपके लाइक का मुझे हमेशा इंतजार रहता है, और आपने नोटिस भी किया होगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। ठीक है, जबकि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, और मतलब मुझे आगे वीडियो भी बनाना है, बट तो भी मैं समय निकाल के कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट किया करिए, कम से कम इंटरेक्ट किया करिए, मुझे मोटिवेट किया करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और आपने नोटिस किया होगा कि इस दौरान मैं हर दिन वीडियो ला रही हूँ। किसी दिन 2 वीडियो भी मतलब एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में अपलोड करती हूँ। बाकी हर दिन तो वीडियो मैं अपलोड कर ही रही हूँ इस दौरान। तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहिए। आप लोग के मुझे पता चला कि अभी 31st को एग्जाम है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया। तो मेरी कोशिश है कि मैं जितना इस पे दे सकती हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे मैं जितने मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने हैं वो सब मैं करा लूं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रह सके। ठीक है, तो इन वीडियोस की हेल्प से पढ़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।